हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है हम क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट विद्युत आवेश तथा क्षेत्र को डिस्कस कर रहे हैं। हम ऑलरेडी 3 लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं क्या क्या आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई, आवेश के गुणधर्म क्या है, आवेश के मात्रक वगैरह क्या है, एसआई मात्रक, सीजीएस मात्रक और आवेशन की विधियां। इन 4-5 टॉपिक को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट का कूलाम का नियम, आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्थिर वैद्युत के लिए कूलाम का नियम क्या है। स्थिर वैद्युत के कूलाम का नियम बेटा क्या रहेगा क्वेश्चन, स्थिर वैद्युत के लिए कूलाम का नियम। कूलाम का नियम और भी मिलेगा हमें आगे यूनिट के अंदर, चुंबकत्व के अंदर, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं स्थिर वैद्युत के लिए कूलाम का नियम। तो सबसे पहले हमें ये बात करनी होगी सर, स्थिर वैद्युत के इसका मतलब ये कूलाम का नियम दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल के लिए क्या है, प्रयुक्त किया गया है। तो मैंने यहाँ पे दो बिंदु आवेश ले लिए Q1 और Q2 और उनके बीच की दूरी बेटा मैंने कितने ले ली, यहाँ पे R2 ले ली। दो स्थिर बिंदु आवेश है Q1 और Q2, उनके मध्य जो लगने वाला बल है वो किसके द्वारा दिया गया है, कूलाम के द्वारा। तो हमें ये पता करना है कि कूलाम का नियम क्या है। तो यहाँ पे बेटा मैं एक ले लेता हूँ यहाँ पे पहले इसकी डेफिनेशन कि कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला, मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, बेटा दोनों टाइप का हो सकता है ये बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण का विद्युत बल या विद्युत बल कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या जो प्रतिकर्षण का जो विद्युत बल है, दोनों बिंदु आवेशों लगने वाला बल, दोनों बिंदु आवेशों, दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, दोनों बिंदु आवेशों के, बेटा यहाँ पे क्या रहेगा, बिंदु आवेशों, ठीक है ना, मैंने बिंदु लिख दिया, दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के परिमाण के गुणनफल, गुणनफल के समानुपाती, समानुपाती, दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य, तथा उनके मध्य दूरी के वर्ग के, उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, के मध्य व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इस बल की दिशा, ये नोट में अपने को ध्यान रखना, तथा इस बल की दिशा दोनों बिंदु आवेशों को, दोनों बिंदु आवेशों को, दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली, को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। ठीक है बेटा, क्या ध्यान रखना है, तथा इस बल की दिशा किधर रहेगी, दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ठीक है, दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। चलो हम ले लेते हैं, हमने यहाँ पे क्या देखा, एक बिंदु आवेश Q1 है और दूसरा बिंदु आवेश बेटा कितना है, Q2 है। इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। तो लगने वाला जो कूलाम का बल है वो समानुपाती होगा Q1 का परिमाण और Q2 का परिमाण। समीकरण नंबर 1। हमने यहाँ पे क्या देखा, इस सब दो स्थिर बिंदु आवेश है Q1 और Q2, दोनों किस दूरी पे उपस्थित है, R दूरी पर स्थित है। तो इनके मध्य जो लगने वाला बल है, या तो ये आकर्षण प्रकृति का हो सकता है या ये प्रतिकर्षण प्रकृति का हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि दोनों आवेशों की प्रकृति कैसी है। अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के तो हमेशा बल प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है,
यदि दोनों आवेश आपके विपरीत प्रकृति के होते हैं तो यह लगने वाला बल आकर्षण प्रकृति का होता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया कि यह लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, यहाँ प्लस माइनस भी लेंगे हम। दूसरा हमारे पास में क्या होता है, ये सर लगने वाला बल क्या होगा, उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती, सॉरी उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशन को हम एक साथ लिख लेते तो क्या मिल रहा है बेटा हमें, सर ये हमें मिल रहा है F इक्वल्स टू या F समानुपाती Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। जैसे ही हम यहाँ से समानुपाती का साइन या चिन्ह हटाते हैं तो हमें यहाँ पे कांस्टेंट मिलता है K, ये हो गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे पास में बल का फॉर्मूला आ गया, जहां पे बेटा K क्या है, जहां पे K बराबर है समानुपाती नियतांक, जहां पे K क्या है, समानुपाती नियतांक है। ठीक है, यहाँ पे K क्या मिला हमें, समानुपाती नियतांक। यहाँ पे K जो है वो निर्भर करेगा माध्यम पर, और दूसरी चीज हमें ये पता होगा सर जो हमारे मात्रक पद्धतियां उन पे K का मान निर्भर करता है। ये दो चीजों पे निर्भर करेगा बेटा, यहाँ पे ये सार्वत्रिक नियतांक नहीं है, ये K माध्यम पे भी निर्भर करता है और मात्रक पद्धतियों पे भी निर्भर करेगा कि ये बल सर आपने CGS पद्धति में मापा है डाइन, या फिर सर आपने SI पद्धति में न्यूटन में मापा है इस बल को, उसी के अकॉर्डिंग इस K का मान भी बदलता है। तो K यहाँ पे समानुपाती नियतांक है, लेकिन इसका मान किस किस पे निर्भर करता है, हम आगे चलते हैं। तो यहाँ तक क्या होता है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या राइट डाउन कर सकते हो, वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लो। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। बेटा हमने क्या देखा यहाँ पे, K जो समानुपाती नियतांक है, तो K यहाँ पर क्या है, यहाँ K की वैल्यू सबसे पहले हमें ध्यान रखना है निर्वात के लिए K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। बेटा किसके लिए होगा, निर्वात के लिए। किसके लिए लेंगे, निर्वात के लिए। निर्वात सभी जानते हैं, निर्वात किसको बोलेंगे, जहां पे किसी प्रकार के कोई कण उपस्थित नहीं हो, किसी प्रकार का कोई माध्यम उपस्थित नहीं हो। निर्वात, वात मीन्स वायु, नी मीन्स प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। तो निर्वात के लिए क्या देखा गया, के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन, और इसकी वैल्यू होती है बेटा कितनी है, 9 × 10⁹। मात्रा कैसे निकालेंगे, इसे देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनटू कूलम क्या हो गया, कूलम स्क्वायर। तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। कैसे निकाला मात्रक, इसके को हमने यही रखा, ये रहा न्यूटन, आर स्क्वायर रहा है मीटर स्क्वायर, कूलम इनटू कूलम चला गया कूलम स्क्वायर। सर ये मात्रक मिल गया। सर यहाँ पे एप्सिलॉन कहाँ है, क्या है यहाँ पे, तो हमें यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ एप्सिलॉन बेटा इसकी वैल्यू भी याद रखनी है 8.85 × 10⁻⁻12। इसका जो मात्रक है बेटा, इसका मात्रक यहीं से आएगा, एप्सिलॉन के यहाँ जाओ, के को नीचे ले जाओ, प्लस के का उल्टा, तो ये हो गया कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। जहां पे मैंने बोला ना एप्सिलॉन क्या है, इसको बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। बेटा इसको क्या बोलेंगे, निर्वात की विद्युतशीलता। इसको हम क्या बोलने वाले हैं बेटा, निर्वात की विद्युतशीलता। अब हम विद्युतशीलता को परिभाषित कर लेते हैं कि विद्युतशीलता किसको कहते हैं। बेटा सबसे पहले दोबारा से फिर मैं रिपीट करता हूं, यहाँ पे हमें K क्या मिला, एक समानुपाती नियतांक मिला। K का मान माध्यम पे निर्भर करता है, तो हम माध्यम को लेके सबसे पहले निर्वात ले रहे हैं, जहां पे किसी प्रकार का कोई माध्यम उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो वहां K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और इस 1/4 पाई एप्सिलॉन की पूरी वैल्यू कितनी मिली, 9 × 10⁻⁹। ये वैल्यू हमें याद रखनी, निर्वात के लिए जो K है समानुपाती नियतांक है, उसका मान कितना होता है, 9 × 10⁹। ठीक है ना। यूनिट हमें कैसे निकालनी है, यूनिट इसी फॉर्मूले से निकालनी है। K की यूनिट कैसे है, को यही रखेंगे, न्यूटन, आर को दे जाएंगे मीटर स्क्वायर, कूलम इनटू कूलम नीचे ला गया, क्या हो गया कूलम स्क्वायर। ठीक है सर, तो सर यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, 4 पाई तो कांस्टेंट टर्म हो गई। एप्सिलॉन यहाँ पर क्या है, एप्सिलॉन भी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, वो है आपका, इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, एप्सिलॉन को यहाँ ले जाओ, K को इधर ले जाओ, इसका मतलब जो K का जो मात्रक है उसका जस्ट क्या कर लेंगे, अपोजिट कर लेंगे, इनवर्स कर लेंगे। तो इसका मात्रक क्या हो गया एप्सिलॉन का, c² डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यहाँ एप्सिलॉन को हम क्या बोलेंगे, यहाँ जो हमारा एप्सिलॉन है इसको बोलते हैं बेटा क्या, निर्वात की विद्युतशीलता। मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है ये, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। इसको क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन। ठीक है ना, ये आप एक ग्रीक वर्ड है, ये एप्सिलॉन। अगर आपने इसके नीचे नोट लगा दिया तो एप्सिलॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, एक सिंबल यूज किया हमने एप्सिलॉन।
इस एप्सिलॉन को हमने यहाँ क्या बोला है, एप्सिलॉन नॉट बोला, तो ये क्या हो गया, निर्वात की विद्युतशीलता। सर विद्युतशीलता का मतलब क्या है, मतलब आपकी जो विद्युत क्षेत्र है उस माध्यम को कितना ध्रुवित कर सकता है। इसका मतलब सर ये मान तो बहुत कम है, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। सर 10⁻12 है, ये मान बहुत कम है। इसका मतलब निर्वात का ध्रुवीकरण बहुत कम होगा। इसका मतलब सर निर्वात में से विद्युत बल रेखाएं जाएगी, विद्युत क्षेत्र जाएगा, तो निर्वात का विद्युतीकरण बहुत कम होगा, आयनीकरण बहुत कम होगा, इसलिए एप्सिलॉन नॉट का मान कम है, इसलिए इसकी विद्युतशीलता क्या है, बहुत कम है। अगर सर हम विद्युत बल रेखाओं को किसी माध्यम में से न होकर किसी मान लीजिए धातु में से गुजारे तो क्या होगा, तो धातु का ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसका एप्सिलॉन ज्यादा मिलेगा हमें। अभी हम जैसे आगे करते जाएंगे वहां देखेंगे। अब एक तो के का मान हो गया निर्वात के लिए, बेटा हम दूसरा क्या देखते हैं कि माध्यम के लिए के का मान क्या होगा। माध्यम के लिए हम क्या बात कर लेते हैं, माध्यम के लिए के का मान होता है ओनली 1/4 पाई एप्सिलॉन। सर इसका भी कोई मान होता है क्या, हाँ बिल्कुल मान होते होंगे, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि एप्सिलॉन यहाँ पे क्या है। यहाँ तो एप्सिलॉन था निर्वात की विद्युतशील था, इसलिए सर मान रखे के का मान निकाल लिया आपने 9 इंटू 10⁻9। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी। लेकिन मैंने अब बात करी यहाँ पे के इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन, यहाँ पे एप्सिलॉन के बेटा ध्यान रखना, यहाँ एप्सिलॉन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोलेंगे माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। बेटा यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है हमारे पास में, माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, क्या है ये, माध्यम की विद्युतशीलता। अलग अलग माध्यम के लिए एप्सिलॉन का मान अलग अलग होगा। और अभी जैसे मैंने बताया कि विद्युतशीलता का मतलब क्या होता है कि सर हमारे पास कोई माध्यम हो कितना ध्रुवित होगा, उस विद्युत बलरेखाओं से उस आवेश से कितना ध्रुवित होगा, जितना ज्यादा ध्रुवित होगा, आपको पता है मैंने क्या बताया, एप्सिलॉन का मान उतना ही ज्यादा। नाम से छुप रहा है विद्युतशीलता, देखो नाम में छुपा हुआ है विद्युतशीलता, मतलब कितना विद्युत में हो सकता है, कितना उसका ध्रुवीकरण हो सकता है। जितना ज्यादा ध्रुवीकरण एप्सिलॉन का मान उतना ही ज्यादा। तो ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे के की वैल्यू माध्यम के लिए आप रटोगे नहीं, इसका कोई मान नहीं होता, ये अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग आपको दिया हुआ रहेगा। तो सर के का मान माध्यम के लिए ये मिल गया। इसका मतलब सर बल का फॉर्मूला, निर्वात की आप बात करो, निर्वात के लिए बल का फॉर्मूला क्या जाएगा बेटा, निर्वात के लिए या निर्वात में बोल दो आप, निर्वात के लिए मेरे पास में F बराबर क्या मिल गया, सर के का मान आपने रख दिया 1/4 पे एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये मिला बेटा हमें निर्वात के लिए, क्यों के का मान मैंने यहाँ पे रख दिया। सर माध्यम के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, माध्यम में सर माध्यम में जो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वो आएगा एफ, इसको निर्वात के लिए एफ नॉट मान लो, माध्यम के लिए एफ एम मान लो, एफ मीडियम। सर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, के का मान क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये लो माध्यम में भी बल आ गया। दोनों में अंतर किसका है बेटा, यहाँ ध्यान रखना दोनों में अंतर क्या है। सर दोनों में सब टर्म सेम सेम है, यहाँ पे एप्सिलॉन है, यहाँ केवल एप्सिलॉन है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि निर्वात की विद्युतशीलता बहुत कम है। अगर हम निर्वात का कंपैरिजन, निर्वात की तुलना किसी और माध्यम से करें, तो जनरली ये पाया गया कि जो माध्यम का ध्रुवीकरण है वो निर्वात की तुलना में कुछ ज्यादा ही होता है। इसका मतलब सर यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है कि एप्सिलॉन का मान हमेशा एप्सिलॉन से बड़ा होता है। निर्वात का ध्रुवीकरण बहुत कम पाया गया, जैसे कि आपको पता लग गया होगा यहाँ पे। तो सिर्फ इसका मतलब माध्यम का जो ध्रुवीकरण है वो कैसे हुआ होगा, तो माध्यम का ध्रुवीकरण निर्वात की तुलना में थोड़ा ज्यादा पाया गया। इसका मतलब सर एप्सिलॉन का मान ज्यादा, एप्सिलॉन का मान कम। तो ध्यान रखना बेटा, माध्यम में हमेशा बल निर्वात की तुलना में कम ही लगता है। ये सारे नोट में अपन डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि सर के का मान क्या होता है। के का मान दो चीजों पर निर्भर करेगा, मात्रक पद्धति पे। मात्रक पद्धति में जैसे सीजीएस मात्रक होता है, वहां के का मान 1 लेके चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू फिर अलग हो जाती है यहाँ पे। तो वैसे हमें मेन जनरली हमें क्या ध्यान रखना है कि माध्यम में किस तरह निर्भर करता है। सर अगर निर्वात होगा तो के का मान ये होगा, सर अगर माध्यम होगा तो के का मान ये होगा। इसका मतलब हमारे पास दो बल आ गए, निर्वात के लिए बल और माध्यम के लिए बल। ठीक है बेटा, अब हम आगे टॉपिक लेके चलते हैं, परावर्तन किसे कहते हैं। सर परावर्तन, परावर्तन यहीं से आने वाला है कि निर्वात में बल इतना लगता है और माध्यम में बल इतना लगता है। माध्यम में जो लगने वाला बल है वो निर्वात की तुलना में कम ही होता है। तो सर कितना गुना कम होता है या कितना गुना हो जाता है, उसी को हम उस माध्यम का परावर्तन कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा परावर्तन। ठीक है बेटा, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ ये, नेक्स्ट टॉपिक डाल लेते हैं अपन
परावृत्तांक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, परावृत्तांक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम डाल लेते हैं परावृत्तांक। परावैद्युतांक, परावैद्युतांक। ठीक है, इसको बेटा हम सिंबल देंगे एप्सन आर से। इसको किस सिंबल देंगे हम, एप्सन आर से सिंबल करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है ना, तो एप्सन आर की देखो डेफिनेशन क्या होगी, हमने क्या देखा, परावैद्युतांक बराबर क्या हो गया बेटा, परावैद्युतांक बराबर हो जाएगा हमारा, परावैद्युतांक क्या हो गया, दोनों बिंदु आवेशों, दोनों बिंदु आवेशों के मध्य माध्य में बल, दोनों बिंदु आवेशों के मध्य, दोनों बिंदु आवेशों के मध्य माध्यम में बल, किसमें, माध्यम में बल। डिवाइड करके देखते हैं हम, उन्हीं दोनों बिंदु आवेशों, उन्हीं दोनों बिंदु आवेशों, उन्हीं दोनों बिंदु आवेशों के मध्य, के मध्य बेटा यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है, माध्यम की जगह ऊपर लिखना है पहले निर्वात, निर्वात में बल, और नीचे आएगा यहाँ पे के मध्य माध्यम में बल, माध्यम में बल। ठीक है बेटा, यहाँ पे सबसे पहले हम निर्वात में बल देखेंगे, उस बल का कंपैरिजन किसमें करेंगे कि उन्हीं दो बिंदु आवेशों को हम माध्यम में ले जाएंगे, फिर बल का गणना करते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि एप्सन आर इक्वल टू हमारे पास में क्या आ रहा है, एफ नोट अपॉन एफ एम। देखो बेटा एफ नोट का मान कितना था सर, एफ नोट का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सर उन्हीं दोनों बिंदु आवेशों को समान दूरी पे रखते हुए हम कहां पे ले गए, माध्यम में ले गए। तो सर हमने बल क्या देखा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या टर्म्स कैंसिल हो रही है, ये टर्म्स कैंसिल हो गई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। हमारे पास बेटा क्या रहा है, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट। इसका मतलब सर परावैद्युतांक हमारे पास में क्या आ गया, निर्वात में बल बटे माध्यम में बल। दूसरा हमने क्या देखा सर, माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मतलब सर यहाँ पर अभी हमने देखा तो एक परिभाषा और आ गई, ये तो आएगा पता लगेगा हमें कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल उन्हीं दोनों बिंदु आवेशों के मध्य माध्यम में लगने वाले बल का कितना गुना होता है, उनका 2 गुना है कि उनका 3 गुना है कि उनका 4 गुना है। वो जो आप गुना जो फैक्टर बोल रहे हो वो फैक्टर ही उस माध्यम का क्या कहलाता है बेटा, परावैद्युतांक कहलाता है। क्या कहलाएगा, परावैद्युतांक, या इसी को हम और किस नाम से बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बेटा आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसी को हम क्या बोलेंगे, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता, माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता। देखो बेटा यहाँ पे आपेक्षिक का मतलब तुलना करना, आपेक्षिक का मतलब अनुपात रहना। किसके साथ अनुपात लिया हमने, माध्यम का अनुपात, हम माध्यम की हम तुलना कर रहे हैं निर्वात से। तो यहाँ पे देखो आप एक चीज समझ में आ रही है कि सर यहाँ पे आपने बोला है माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम क्या कहते हैं, तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को बेटा हम क्या कहेंगे, निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, या उस माध्यम का हम क्या कहेंगे बेटा, परावैद्युतांक कहते हैं। उस माध्यम का हम क्या कहेंगे, परावैद्युतांक कहते हैं। इसका मतलब साफ ये समझ में आ गया कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि माध्यम की विद्युतशीलता हमेशा निर्वात की विद्युतशीलता से क्या होती है, अधिक होती है। ये तो दो परिभाषा हो गई, या तो आप बोल सकते हो कि निर्वात में कितना बल लगा तथा माध्यम में कितना बल लगा, उन दोनों का अनुपात हमेशा क्या मिलेगा, एप्सिलॉन आर मिलेगा। इसका मतलब सर एप्सिलॉन आर का मान 1 भी हो सकता है और 1 से हमेशा बड़ा ही मिलेगा। 1 कब होगा, केवल आप उन दोनों माध्यमों को निर्वात में रखो, हमेशा निर्वात की निर्वात से तुलना करो। तो यहाँ पे देखो बेटा एक चीज क्या समझ में आ रही है, नोट के अंदर हम क्या लिखेंगे, नोट के अंदर हमें नोट में चीज ध्यान रखनी है। पहली बात सर, माध्यम की विद्युतशीलता हमेशा निर्वात की विद्युतशीलता से ग्रेटर होती है, पहली चीज हमें पता लग गई। दूसरी बेटा हमें क्या पता लग रहा है सर, एप्सिलॉन आर इक्वल टू आपने क्या बोला है, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। सर एप्सिलॉन का मान एप्सिलॉन से बड़ा है तो वैल्यू कितनी होगी, ग्रेटर देन 1। इसका मतलब सर एप्सिलॉन आर का मान क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया, पहली चीज। ये विद्युतशीलता आपके बेटा ये जो परावैद्युतांक ये किसका है, माध्यम का परावैद्युतांक है। मैं बोलूं कि निर्वात की आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है, तब इसका मान बेटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। निर्वात की आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या हो जाएगी,
निर्वात की अपेक्षित विद्युतशीलता हो जाएगी निर्वात की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता तो हमें फिक्स रखनी है नीचे हमेशा। अब मैंने माध्यम की तुलना नहीं, माध्यम की तुलना निर्वात से नहीं करी, मैं बात ही निर्वात की कर रहा हूँ कि निर्वात की अपेक्षित विद्युतशीलता क्या होगी। इसका मतलब सर आपने माध्यम निर्वात को ही लिया है, निर्वात की निर्वात से ही तुलना कर रहे हो। इसका मतलब निर्वात की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता, तो एप्सिलॉन आर का मान कितना हो गया बेटे 1। तो ध्यान रखना बेटा परावर्तन की जो रेंज है, परास है, वो हमें याद में रखनी है कितनी, कि परावर्तन का मान 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 1 से छोटा कभी भी नहीं होगा। एक केवल एक स्थिति में होगा, अगर आपको बोल दिया जाए कि निर्वात की अपेक्षित विद्युतशीलता कितनी होती है, तो निर्वात की अपेक्षित विद्युतशीलता हमेशा 1 होती है। सर दूसरी चीज हमें क्या पता लगा, सर अभी आपने बताया कि एप्सिलॉन आर का मान ये भी तो होता है एफ नॉट अपॉन एफ है। तो सर अभी आपने कहा कि एप्सिलॉन आर का मान 1 से बड़ा होता है, जिसका मतलब एफ अपॉन एफ नॉट का अनुपात कितना आएगा, 1 से बड़ा आएगा। 1 से बड़ा कब आएगा सर, जब एफ नॉट का मान किससे बड़ा होगा, एफ एम से बड़ा होगा। इसका मतलब एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमेशा निर्वात में लगने वाला बल माध्यम में लगने वाले बल की तुलना में बड़ा होता है। ये चीज, ये 3 पॉइंट हमें ध्यान में रखने। माध्यम की विद्युतशीलता हमेशा निर्वात की विद्युतशीलता से ग्रेटर होती है। आपेक्षिक जो परावर्तन है, सॉरी आपेक्षिक जो विद्युतशीलता है या जो परावर्तन है, इसका मान इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 होता है। इक्वल 1 केवल एक ही कंडीशन में होगा, किसकी विद्युतशीलता पूछ जाएगी आपको, निर्वात की अपेक्षित विद्युतशीलता, केवल निर्वात के लिए, तब एप्सिलॉन आर का मान 1 होगा, अदरवाइज हमेशा एप्सिलॉन आर का मान कितना होगा, परावर्तन का मान ग्रेटर 1 होता है। एप्सिलॉन आर की हमें परिभाषा पता लगी क्या है। दूसरा एप्सिलॉन आर से हमें क्या पता लगा सर, एफ नॉट अपॉन एफ एम होता है। इसका मतलब सर अभी आपने कहा कि एप्सिलॉन आर का मान ग्रेटर देन 1 होता है, इसका मतलब ये पता लगे ग्रेटर देन कब होगा, कि एफ नॉट बड़ा होगा एफ एम से। इसका मतलब सर हमेशा निर्वात में लगने वाला बल माध्यम की तुलना में बड़ा होता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। कूलॉम का नियम क्या था, कूलॉम का नियम का कथन, उसका मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है वो हमने डिस्कस कर लिया। कूलॉम के नियम एक नियतांक मिला जिसे हमने समानुपाती नियतांक बोला, वो माध्यम पे निर्भर करता है। अगर निर्वात होगा तो बेटा उसका मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के का मान, यदि सर माध्यम होता है तो के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन को बोलते हैं हम निर्वात की विद्युतशीलता, या बोल सकते हैं निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। खुद की विद्युतशीलता के लिए क्या बोलते हैं, निरपेक्ष। और यहाँ पे एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या थी, एप्सिलॉन होती है माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, माध्यम की खुद की विद्युतशीलता। एक टर्म आई एप्सिलॉन आर, माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। इसका मतलब सर माध्यम की विद्युतशीलता की तुलना हमने किससे करी, निर्वात से करी, और वो हमेशा कितनी मिलेगी, 1 से बड़ी मिलेगी। क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि माध्यम का ध्रुवीकरण निर्वात की तुलना में कुछ ना कुछ होता है, इसलिए उसका जो एप्सिलॉन है हमेशा एप्सिलॉन से बड़ा मिलेगा। इसका मतलब सर एप्सिलॉन आर की दो परिभाषा होगी, एफ नॉट अपॉन एफ एम और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, दो बिंदु आवेशों के मध्य निर्वात में लगने वाला बल तथा उन्हीं दोनों बिंदु आवेशों के मध्य माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, उस माध्यम का आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं या उसका परावर्तन कहते हैं। या फिर दूसरे सेंस में हम क्या बोल सकते हैं बेटा, कि माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, हम उस माध्यम का परावर्तन कहते हैं या उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। और ये 3 पॉइंट हमें इंपॉर्टेंट अच्छी तरह से याद रखने हैं। अब हम कुछ परावर्तन याद रख लेते हैं 2-3 पदार्थों के लिए, कि परावर्तन किस किस के लिए कितना होता है, जिससे हम जब भी न्यूमेरिकल करें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है बेटा, ये परावर्तन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कि सर 2-4 पदार्थों के लिए परावर्तन लिखिए। तो इधर बेटा हमने कर लिया कि क्रमांक संख्या क्या है, या बेटा हमने याद रख लिया क्या पदार्थ क्या है, और यहाँ हम याद रख लेते हैं उसका परावर्तन या आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी होती है। बेटा पहले नंबर पे मैं ले लेता हूँ क्या, निर्वात। पहला हमने पदार्थ क्या ले लिया, निर्वात ले लिया। निर्वात की विद्युतशीलता या परावर्तन अभी मैंने क्या कहा था बेटा, 1 होती है। निर्वात की जो आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावर्तन कितना होता है, यहाँ पे दूसरा नाम हम क्या याद रख सकते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता, एप्सिलॉन आर। आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या, एप्सिलॉन आर का मान। एप्सिलॉन आर का मान निर्वात के लिए कितना होगा बेटा, 1 होता है। दूसरा बेटा हमें याद रखना है शुद्ध जल। शुद्ध जल के लिए इसका जो मान होता है वो हमें याद रखना है कितना बेटा, 80 या कहीं कहीं पे 81 भी मिल जाता है। तीसरे में बेटा हमें याद रखना है कि कांच, कांच का परावर्तन 5 से 10 के बीच में होता है। ठीक है, हमें मेन इंपॉर्टेंट कौन कौन सा याद रखना है, एक तो निर्वात का
और चौथे नंबर पे जो लिखा हुआ है आपका धातु या चालक, क्या धातु या चालकों के लिए इसका मान कितना होता है अनंत। अनंत का मतलब समझ गए होंगे अभी यहाँ पे। सर अभी आपने बताया था कि आपेक्षिक विद्युतशीलता या नॉर्मल विद्युतशीलता क्या होती है, कि सर आपका जो आवेश है किसी पदार्थ पे रखा गया है, उस आवेश से जो बल रेखाएं निकल रही है, जो विद्युत क्षेत्र निकल रहा है, वो उस माध्यम को कितना ध्रुवित कर सकता है। इसका मतलब चालक या धातु बहुत ज्यादा ध्रुवित हो जाती है, पूरी तरह से ध्रुवित हो जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ पे प्रेरण लगाएंगे बेटा, यहाँ पे प्रेरण कैसे, यहाँ पे आपने बोल दिया कि सर एक प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, यहाँ पे पूरा का पूरा जितना इसका परिमाण है उतने ही परिमाण का यहाँ पे माइनस और उतने ही परिमाण का यहाँ पे प्लस क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। इसका मतलब सर इस धातु या इस चालक का ध्रुवण सबसे ज्यादा हुआ है, ध्रुवीय सबसे ज्यादा हुआ है, तो इसका मतलब सर इसका एप्सिलॉन आर ने क्या बोल दिया, बहुत ज्यादा। इसका एप्सिलॉन आर क्या है, बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे मैंने कितना लिखा है अनंत। अनंत का मतलब है अनंत वैसे एग्जिस्ट नहीं करता, अनंत का मतलब बहुत ज्यादा, मतलब पूरी तरह से ध्रुवित हुआ है। तो यहाँ पे मैंने उदाहरण लेके बता दिया कि कैसे ध्रुवित हुआ है। सर ध्रुवीकरण हो गया प्लस और माइनस, इसको बोलते हैं ध्रुवित होना। इसका मतलब जो चालक होते हैं, जो धातु होती है ना, बहुत ज्यादा ध्रुवित होती है, ठीक है। और निर्वात का अगर बात करें तो निर्वात का ध्रुवण बहुत कम होता है, इसलिए उसकी विद्युतशीलता कितनी मिली बेटा, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 मिली ओनली हमें। तो यहाँ तक है, तो आज के लिए इतना काफी है। इसमें इंपॉर्टेंट हमें बता दिया, दो परावर्तन हमें याद रखना बेटा, कौन सा, एक तो निर्वात के लिए और दूसरा धातु या चालकों के लिए परावर्तन का मान कितना होता है, अनंत होता है। जैसे कि क्वेश्चन ही आपसे बोल दिया जाए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए कि निर्वात में आपके पास में क्या है बेटा, निर्वात है यहाँ पे और इसमें दो आवेश उपस्थित है, उनके मध्य बल लग रहा है 20 न्यूटन। दो आवेश है Q1 और Q2, इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। अब इन्हीं दोनों बिंदु आवेशों को उठा के इनके बीच में पूरी तरह से क्या रख दिया, एक धातु के प्लेट रख दिया, चालक रख दिया, इस तरह से ये चालक रख दिया, ये Q2 हो गया। तो अब इनके मध्य लगने वाला बल का मान कितना होगा बेटा, इनके मध्य माध्यम में लगने वाला बल का मान कितना होगा। बोला गया है कि इन दोनों आवेशों के मध्य पूरी तरह से क्या कर दिया, चालक पदार्थ रख दिया या धातु रख दी। तो अब इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल कितना होगा। पहली बात देखो बेटा, दोनों आवेश जैसे टच करेंगे इस चालक को, तो दोनों आवेश एक ही आवेश बन गए, ऐसा लग रहा है कि निकाय बन गया, पूरा एक ही आवेश हो गया। जब एक ही आवेश हो गया, दोनों एक दूसरे पे क्या बल लगाएंगे, कोई बल नहीं लगाएंगे, जीरो आएगा। तो आप अपने फॉर्मूले से देख लेते हैं। सर एप्सिलॉन आर इक्वल होता है एफ नोट अपॉन एफ। सर एफ नोट का मान बोला आपने 20 न्यूटन, एफ एम ये रहा, तो एफ एम इक्वल टू कितना आ रहा है, सर एफ एम इक्वल टू आ रहा है 20 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। सर एप्सिलॉन आर किसके लिए बोला आपने, एप्सिलॉन आर मैंने बोला है माध्यम के लिए। मैंने यहाँ पे बोल दिया एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एफ नोट अपॉन एफ एम। एफ नोट का मान दिया 20, या क्या एफ एम, तो एफ एम इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा, एफ एम इक्वल्स हो गया सर 20 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। अभी मैंने कहा है कि माध्यम क्या है, यहाँ पे माध्यम से चालक पदार्थ पूरी तरह से भर दिया, और चालकों के लिए परावर्तन कितना होता है, 0। तो सर ये हो गया सर इनफाइनाइट, ये हो गया सर अनंत, और 20 डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट कितना हो गया, 0। इसका मतलब सर उन दोनों आवेशों के मध्य कोई बल नहीं लगने वाला। क्यों, क्योंकि सर हमारे पास में परावर्तन कितना है, अनंत, और परावर्तन अनंत हो गया, इसका मतलब ये माध्यम पूरी तरह से ध्रुवित हो गया, या आप बोल सकते हैं दोनों आवेश उसी धातु को संपर्क करके एक ही आवेश बन गया, और एक ही आवेश बन गया तो उनके मध्य बल नहीं लगने वाला, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर डिस्कस, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है बेटा। तो इनको अच्छी तरह से रिवाइज करना आप लोग।